विश्वास, इसी प्रतिस्पर्धा के कारण मनुष्य के बीच संघर्ष पैदा होता है। कहा जाता है कि प्रतिस्पर्धा के भी दो रूप हैं। इसका सकारात्मक रूप प्रतियोगिता है जो आप कर रहे हैं, और इसका नकारात्मक रूप प्रतिद्वंदिता है, जहां हम एक दूसरे को मारकर आगे निकलना चाहते हैं। और इस अविश्वास के कारण भय पैदा होता है, और स्त्री के कारण लालच पैदा होती है। ये मानव स्वभाव पर हाब्स की टिप्पणी है कि हाब्स ने अपने जन्म के समय से इंग्लैंड का जो वातावरण देखा, उससे मानव स्वभाव के प्रति उसके मन में घृणा हो गई, क्योंकि उसका परिवार राजा के करीब था। राजतंत्र और जनतंत्र के बीच जो उसने लड़ाई देखा, उससे उसको लगा कि मानव स्वभाव से अच्छा नहीं होता है, और इस लड़ाई झगड़ा का मूल कारण उसी के कारण है। और हाब्स ने मनुष्य को अहंकारी, आत्माभिमानी और स्वार्थी प्राणी के रूप में देखा। उसने मनुष्य को एक असामाजिक प्राणी के रूप में डिनोट किया। उसका प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य झगड़ालू और दुष्कर्मी है। वो मानव दुख के 3 कारण बताता है: प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और श्री। प्रतिस्पर्धा के कारण संघर्ष होता है, अविश्वास के कारण भय पैदा होता है, और श्री के कारण लालच पैदा होती है। अब हमने आपसे कहा कि मानव स्वभाव पर उसने चर्चा किया। अब वो चर्चा करेगा प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था पर चर्चा करेगा। अब वो प्राकृतिक अवस्था पर चर्चा करेगा। सत्ता विहीन अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। यानी प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जहां कोई मानवीय सत्ता नहीं है, और जहां सारे नियम कानून प्रकृति के अनुसार हो रहे हैं। और जो प्राकृतिक है वो विवेक पर आधारित है। कहा जाता है, द नेचर इज ए गॉड एंड द गॉड इज ए सब्जेक्ट ऑफ द माइंड। यानी जो प्राकृतिक है वो विवेक पर आधारित है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था प्लस मानवीय सत्ता इक्वल टू राज्य। सत्ता विहीन अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जहाँ कोई मानवीय सत्ता नहीं है, और जहाँ सारे नियम कानून प्रकृति के अनुसार चलते हैं, और हर व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार व्यवहार करता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, आप मनुष्य हैं, हम सत्ता हैं। अब एक क्लास राज्य हो गया। राज्य माने एक समाज, एक सभ्यता। मान लीजिए हम क्लास से निकलकर बाहर चले गए। अब सत्ता यहाँ से माइनस हो गई। अब एक क्लास प्राकृतिक अवस्था में आ गया। अब यहाँ बैठा हर छात्र अपने विवेक से आचरण करेगा, क्योंकि उसके ऊपर नियंत्रण करने वाली कोई सत्ता नहीं है। आपका स्वभाव अच्छा है तो प्राकृतिक अवस्था अच्छी होगी, आपका स्वभाव बुरा है तो प्राकृतिक अवस्था बुरी होगी। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि हाब्स ने मानव स्वभाव को बुरा माना है, इसलिए निश्चित रूप से प्राकृतिक अवस्था भी बुरी होगी।
वहीं लाख प्राकृतिक अवस्था उन मानव स्वभाव को अच्छा मानेगा तो प्राकृतिक अवस्था अच्छी होगी। प्राकृतिक अवस्था अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ये मानव स्वभाव पर निर्भर है। जंगल वही है, जब वहाँ पर अच्छे लोग बस जाएं तो ऋषिकेश है, बुरे लोग बस जाएं तो चंबल की घाटी है। तो एक तरीके से चूंकि मानव ही यहाँ पे रह रहा है और मानव का स्वभाव अभी आपने देखा बुरा है, इसलिए निश्चित रूप से प्राकृतिक अवस्था भी बुरी होगी। और प्राकृतिक अवस्था एक काल्पनिक अवस्था है, कल्पना कर रहा है। इंग्लैंड में 1642 से लेकर 1649 तक जो गृह युद्ध चला, यानी इंग्लैंड में 1642 से लेकर 1649 तक जो गृह युद्ध चला, जिसमें सबको मार रहे हैं, तो गृह युद्ध होने का मतलब ही एक सत्ता विहीन हो गया है राज्य। अगर सत्ता होती तो गृह युद्ध क्यों होता? इसी की कल्पना उसने प्राकृतिक अवस्था के रूप में किया। तो हाब्स कह रहा है क्योंकि मानव स्वभाव बुरा है, इसलिए चूंकि मानव ही यहां रहता है, मानव स्वभाव बुरा है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था भी बुरी होगी। तो हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था को बुरा बताया। हाब्स कह रहा है, अब यहां पर यह कथन इंपॉर्टेंट है। हाब्स का कथन है प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। यानी प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है, इंपॉर्टेंट है। और क्यों कहा? वही मैंने कहा कि 1642 से लेके 1649 तक जो इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था जनतंत्र और राजतंत्र के बीच, जहां सबको मार रहे थे, उसी को ध्यान में रखकर अपनी बातें रख रहा है कि प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। जहां सबसे लड़ रहे हो, वहां मानव का जीवन कैसे होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपके घर में ही सबसे लड़ रहे हो तो कौन किससे पानी मांगेगा, कौन किससे खाना मांगेगा, कौन क्या करेगा, कोई किसी से बोले तक नहीं। और कहा जाता है, तमाम लोग कहते हैं भाई लड़की की शादी ऐसी जगह करना कि एक रोटी एक धोती कम मिले, लेकिन वहाँ जीवन कलेशपूर्ण ना हो, लड़ाई झगड़ा वाला जीवन ना हो। इसीलिए हाब्स कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन कैसा है, जहां सब लड़ रहे हैं। यानी हाब्स मानता है प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन असहाय, अकेला, असहाय है, अकेला है,
पाशविक, दीनहीन, मलिन व क्षणभंगुर है। जहां सब के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, वहां मानव का जीवन कैसा होगा? अब ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था, मानव जीवन कैसा है? असहाय, अकेला, पाशविक यानी पस्तुल, जिसे सरिया में जानवर लड़ते हैं, दीनहीन यानी उससे गरीब कोई नहीं है, मलिन उससे गंदा कोई नहीं है, क्षणभंगुर कब कौन किसको मार दे इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हाब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था बहुत बुरी है। अब जहां सब सबसे लड़ रहे हैं, वहां कौन सी चीज विकसित होगी? इसीलिए हाब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में ना तो निजी संपत्ति है, ना तो कोई कला है, ना तो कोई व्यवसाय है। यानी निजी संपत्ति, कला, व्यवसाय, व्यापार कुछ नहीं है। वहां पर केवल एक ही नियम सत्य है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मत्स्य न्याय का सिद्धांत प्रचलित है। हाब्स कहता है कि एक मनुष्य को दूसरे पर विश्वास नहीं है, और जब वह किसी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो उसे लगता है कि हम ही को मारने आ रहा है। वो हमको पहले मारे कि इसके पहले हम उसको मार देते हैं। यानी वो पहले हमको मारे कि इसके पहले हम उसको मार देते हैं। हाब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के कोई अधिकार नहीं है। देखिए, आईएएस में भी आ चुका है, टीजीटी में भी आ चुका है। हाब्स कहता है, अगर पूछा जाएगा कि हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कौन अधिकार हैं, तो आप कहेंगे कोई अधिकार नहीं है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिकार तो लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए होता है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए थोड़े होता है। मनुष्य के पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो कहता है कि एक अधिकार है, वो है जीवन का अधिकार। सबको अपना प्राण खुद बचाना है, क्योंकि कोई सत्ता तो है नहीं, और सबको अपने से प्यार है। इसलिए हम दूसरे को मार रहे हैं। नॉट आई लव यू, बी लव मी। हमें आपसे ज्यादा अपने आप से प्यार है, और जब लगेगा कि हमें कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उसे नुकसान पहुंचा देंगे। इसीलिए हाब्स कह रहा है, कि प्राकृतिक अवस्था में यद्यपि मनुष्यों के पास कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है, लेकिन अपने प्राण की सुरक्षा खुद करने का अधिकार तो है ही है, जीवन का अधिकार। अब प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून विद्यमान हैं, और प्राकृतिक कानून बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। हमने कहा नेचर इज ए सब्जेक्ट ऑफ द माइंड, विषय है। जिसके पास जितनी बुद्धि है वो प्रकृति का उतना लाभ उठाता है। यानी यहां पर हाब्स कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में
प्राकृतिक कानून विद्यमान है, यानी प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून विद्यमान है। इंक क्या हो गई? प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून विद्यमान है और हाब्स ने प्राकृतिक कानून को बुद्धिमत्ता की विधियां कहा। अब हाब्स कह रहा है, और प्राकृतिक कानून विवेक का विषय है। हाब्स का कथन है प्राकृतिक कानून है एक ही दिन में खत्म हो गई। प्राकृतिक कानून बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, परीक्षा में कई बार आ चुका है। यानी प्राकृतिक कानून बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। हाब्स कहता है कि प्राकृतिक कानून बुद्धि के वह आदेश या प्रत्यादेश हैं। प्राकृतिक कानून बुद्धि के वह आदेश या प्रत्यादेश हैं जो मनुष्य को सोचने के लिए यह विवश करते हैं कि जो हमारे प्राण के लिए घातक और जीवन के लिए बाधक है, वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए। हाब्स कह रहा है कि यही प्राकृतिक कानून लोगों को सोचने के लिए विवश कर रहा है कि जो कुछ हम कर रहे हैं ठीक नहीं है, इसलिए हमको इस अवस्था से बाहर निकलना चाहिए। हाब्स कहता है कि यद्यप प्राकृतिक कानून 3 है, 19 प्राकृतिक कानून 19 हैं, लेकिन उसमें 3 मुख्य हैं। यही प्राकृतिक कानून चूंकि विवेक का विषय है, यही हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हमें इस अवस्था से बाहर निकलना चाहिए। कब तक हम लड़ाई झगड़ा करेंगे? पहली चीज कह रहा है कि हम सभी को, पहला नियम, हम सभी को आपस में एक समझौता करना चाहिए। यानी हम सभी को प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए आपस में एक समझौता करना चाहिए। और दूसरी चीज कह रहा है, हम सभी को अपने शक्ति एवं अधिकार एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को बिना शर्त सौंप देना चाहिए। क्योंकि अब हम खुद अपना प्राण की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं, तो हम सभी को अपने प्राण की सुरक्षा का दायित्व एक शासक को सौंप देना चाहिए। और तीसरी बात कहता है कि हम सभी को शासक की बात मानना चाहिए, बिना शर्त सौंपना चाहिए। शर्त क्यों नहीं ला दी? शर्त इसलिए नहीं ला दी क्योंकि हम प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग ठीक नहीं हैं, तो उनके शर्त के अनुसार शासक नहीं बनेगा। क्योंकि हाब्स को एक निरंकुश राजतंत्र का प्रतिपादन करना था, इस जो जनता को अपने बस में करे। तो यानी हाब्स के अनुसार यद्यप प्राकृतिक कानून 19 हैं, लेकिन 3 मुख्य हैं। पहली चीज, हम सभी को इस प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए आपस में एक समझौता करना चाहिए। दूसरी चीज, हम सभी को अपने अधिकार एवं शक्तियां एक शासक को सौंप देना चाहिए। तीसरी चीज, हम सभी को शासक की बात माननी चाहिए। अब सामाजिक समझौता होगा, और सामाजिक समझौता बिना शर्त होगा, जनता के बीच होगा।
और सामाजिक समझौता के बाद प्राकृतिक अवस्था खत्म हो जाएगी और एक नागरिक समाज का जन्म होगा। इसीलिए हाब्स कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था यानी प्राकृतिक अवस्था में ना तो कोई राजनीतिक सिस्टम है ना तो कोई सामाजिक सिस्टम है। इसलिए कह रहा प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक व पूर्व सामाजिक है। आप विचार करेंगे तब आपकी समझ में आएगा, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे बहुत पूछते हैं। पूर्व राजनीतिक का मतलब कि राज्य के उदय के पहले, और पूर्व सामाजिक का मतलब समाज के उदय के पहले है, क्योंकि वो तो मानता है कि वहाँ कोई समाज है ही नहीं प्राकृतिक अवस्था में। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाब्स जो सामाजिक समझौता करेगा उस सामाजिक समझौता का आधार क्या होगा? भय की बुद्धि। तो तमाम लोग जानते हैं कि हाब्स ने कहा कि मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं, तो भय पर चिन्ह लगा देते, लेकिन नहीं, बुद्धि। भय से कहीं आप बाहर नहीं निकल सकते। जब भी आपको बाहर निकलना होगा तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तो हाब्स ने कहा कि सामाजिक समझौता का जो आधार बनेगा वो बुद्धि बनेगा, भय नहीं। यानी सामाजिक समझौता का आधार बुद्धि है, भय नहीं। अब सामाजिक समझौता आएगा। अब सामाजिक समझौता आएगा। अब प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए सामाजिक समझौता होगा। सामाजिक समझौता का आधार बुद्धि है, भय नहीं। अब हाब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए। अभी कोई शासक नहीं है, दूसरा पक्ष नहीं है, केवल जनता है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए और एक जगह पर इकट्ठा होकर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, जिस प्रकार मैं अपने अधिकार एवं शक्तियों का समर्पण बिना शर्त एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह, जब एक व्यक्ति को सौंपेगा तो राजतंत्र पैदा होगा, व्यक्ति के समूह को सौंपेगा तो कुलीन तंत्र पैदा होगा। यद्यपि सौंपा उसने एक व्यक्ति को ही है, लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से जब सवाल निकालना है तो वहाँ पर अगर सवाल आता है कि हाब्स ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया, ए निरंकुश राजतंत्र, बी कुलीन तंत्र, सी दोनों, तो दोनों पर चिन्ह लग जाएगा। तब दोनों पर चिन्ह लग जाएगा। अब सामाजिक समझौता कर रहा है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया। समझौते के दौरान
एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियों को बिना शर्त एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को बिना शर्त सौंप रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी सौंप दो, उसी प्रकार तुम भी सौंप दो। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि ये समझौता एक पक्षीय है, जनता के बीच आपस में हुआ है, शासक इसमें शामिल नहीं है। दूसरी बात है, समझौते के परिणाम स्वरूप एक निरंकुश राजतंत्र या कुलीन तंत्र का जन्म होगा। निरंकुश राजतंत्र, यहां पर यह है कि हाब्स का समझौता एक पक्षीय है। तीसरी बात, हाब्स ने केवल एक समझौता किया, उसी से राज्य सरकार व नागरिक समाज तीनों का जन्म हुआ। इसीलिए कहा जाता है आधुनिक काल में हाब्स पहला विचारक है जिसने राज्य सरकार में कोई अंतर नहीं किया। और ये राज्य सरकार व नागरिक समाज तीनों को मिलाकर हाब्स ने कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। इसीलिए कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो हाब्स ने किया। और मानता है कि जो राज्य है वो एक निरंकुश राजतंत्र है, और जैसे कहा जाता है कि एक ऐसा उदर है, एक ऐसा पेट है जिसमें सब समाहित हैं, उसी तरह से राज्य में सारी समितियां सब समाहित हैं, यानी राज्य ही हेड है, उसी के उदर में सब समाहित हैं, राज्य के अतिरिक्त कुछ नहीं। अब हाब्स के सामाजिक समझौते से राज्य सरकार व नागरिक समाज तीनों का जन्म होता है।
जब तीनों का जन्म होता है, इसको आप कह सकते हैं राज्य, नागरिक समाज व सरकार का जन्म। और तीनों को मिलाकर उसने कॉमनवेल्थ की संज्ञा दिया है। तीनों को मिलाकर कॉमनवेल्थ कहा। हाब्स मानता है कि समझौता एक पक्षीय और बिना शर्त है, इसलिए राजा प्रजा के किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है? समझौता एक पक्षीय है, जनता के बीच हुआ है, शासक इसमें शामिल नहीं है और शासक जनता के किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए हाब्स का मानना है कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होगी। वह आधुनिक काल का पहला विचारक है जिसने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया। हाब्स कहता है, हाब्स ने राज्य को राजा कहा, इसी को संप्रभु कहा और इसी को लेवियाथन कहा। ये सब एक ही नाम है और इसी आधार पे हाब्स कहता है कि संप्रभु अविभाज्य, निरंकुश, असीम, अदेय और अहस्तांतरणीय है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों राजा में समाहित होगी। वही कानून भी बनाएगा, वही उसे लागू भी करेगा और वही निर्णय भी देगा, वही निर्णय भी देगा। कानून संप्रभु का आदेश है, वह जनता पर मनमानी कर लगा सकता है, जरूरत पड़े तो मृत्युदंड भी दे सकता है। वह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ईश्वरीय किसी भी कानून के अधीन नहीं है, यहाँ तक कि चर्च भी राज्य के अधीन है। एक निरंकुश राजतंत्र का उसने प्रतिपादन कर दिया। यानी संप्रभु अविभाज्य, निरंकुश, असीम, अदेय और अहस्तांतरणीय है। कानून संप्रभु का आदेश है, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका तीनों राजा में समाहित होगी। राजा मनमानी कर लगा सकता है, मृत्यु दंड दे सकता है, चर्च भी राज्य के अधीन होगी। अब एक निरंकुश राजतंत्र का उसने प्रतिपादन कर दिया, लेकिन फिर लास्ट में पांचवें में वो राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध बता रहा है।
और राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध बताते हुए उसने कहा कि यद्यप प्रजा राजा का विरोध नहीं कर सकती। अगर जनरली आ जाए कि हाब्स के अनुसार क्या प्रजा राजा का विरोध कर सकती है, तो आप कहेंगे नहीं, प्रजा राजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन लास्ट में वो कहता है कि अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शन इज ए नॉट पार्ट ऑफ परसेप्शन, अपवाद स्वरूप यदि राजा जनता का प्राण लेने लगे और उसकी सुरक्षा ना कर पावे, तो ऐसी स्थिति में वो विरोध कर सकती है। लेकिन ये अपवाद होगा। उसे विश्वास है कि राजा विवेकवान है और वो अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। ये कह रहा है यद्यप प्रजा राजा का विरोध, यद्यप प्रजा राजा का विरोध नहीं करेगी, लेकिन अपवाद स्वरूप यदि राजा जनता के प्राण की सुरक्षा ना कर पाए, चूंकि सुरक्षा के लिए तो जनता बनाई है उसको, सुरक्षा ना कर पाए तो प्रजा राजा का विरोध कर सकती है। अब पहला व्यक्ति है जिसने अपवाद स्वरूप ही सही, लेकिन इसने विरोध का अधिकार दे दिया। इसीलिए अब यहाँ राज्य साधन बन गया और व्यक्ति साध्य बन गया। और हाब्स को प्रथम व्यक्तिवादी कहा गया। यद्यप व्यक्तिवाद का जनक वनक नहीं है, लाख है, लेकिन यही क्या कम कि इसके पहले जहां राजा के विरोध की तनिक भी गुंजाइश नहीं थी, इसने कम से कम अपवाद स्वरूप ही सही राजा के विरोध का अधिकार तो दे दिया। इसीलिए इसी के कारण हाब्स का महत्व है। क्योंकि इसीलिए कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि हाब्स प्राण की सुरक्षा के आधार पर राजा के विरोध का अधिकार देता है। फिर कभी कभी पूछा जाता है हाब्स को व्यक्तिवादी क्यों कहा गया, वो तो निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है। तो उसने लिखा हाब्स को व्यक्तिवादी कहलाने का अर्थ यह है कि उसने कहा कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार चाहती है। यानी हमने, जनता ने सामाजिक समझौता इसीलिए किया क्योंकि वो अपने प्राण की सुरक्षा देना चाहता है। हाब्स को व्यक्तिवादी कहने का कारण यह है कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार चाहती है। यानी सामाजिक समझौता का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार चाहती है। कई बार परीक्षा में आया ये भी कि हाब्स को व्यक्तिवादी कहलाने का तात्पर्य है, तो नीचे वाले पे चिन्ह लगा दीजिए। सामाजिक समझौता का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार चाहता है। और कभी कभी अगर ये विकल्प नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं व्यक्तिवादी कहलाने के पीछे कारण है कि वो प्राण की सुरक्षा के आधार, आत्मरक्षा के आधार पर राजा के विरोध का अधिकार देता है।
हाब्स को प्रथम व्यक्तिवादी कहा गया, ये बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए सेबाइन ने लिखा है, सेबाइन का कथन है, अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने अब तक जितने राजनीतिक विचारकों को जन्म दिया, कदाचित हाब्स उनमें महानतम है। आप चाहें तो नोट भी कर लें। सेबाइन कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने अब तक जितने राजनीतिक विचारकों को जन्म दिया, कदाचित हाब्स उनमें महानतम है। फिर सेबाइन एक स्टेटमेंट और देता है, हाब्स का प्रसिद्ध कथन है, मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं। हाब्स फिर कहता है कि शब्द विद्वानों की गिन्नियां हैं, परंतु मूर्खों के लिए आभूषण। गिन्नियां का मतलब जो कम महत्वपूर्ण है। शब्द विद्वानों की गिन्नियां हैं, परंतु वह मूर्खों के लिए आभूषण। हाब्स का कथन है, यानी हाब्स फिर कह रहा है, या आप यहां पर एक और थाट रख सकते हैं, नागरिक कानून और प्राकृतिक कानून में क्या अंतर है। प्राकृतिक कानून राज्य के उदय के पूर्व है, जिसने सामाजिक समझौता कराया था। नागरिक कानून राज्य के उदय के बाद है। हाब्स का प्रसिद्ध कथन है जो इंपॉर्टेंट है, सबसे निकृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यानी अराजकता चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, और राज्य चाहे कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अराजकता से अच्छा है। हाब्स का यहाँ कथन है, शब्द विद्वानों की गिन्नियां हैं, परंतु मूर्खों के लिए आभूषण। हाब्स फिर कह रहा है, सबसे निकृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। हाब्स फिर कह रहा है, तलवार के बिना समझौते निरे शब्द हैं, या तलवार के बिना समझौता निरे शब्द है। निरे का मतलब निरर्थक, तलवार का मतलब निरंकुशता। अगर एक निरंकुश शासक नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं। इसी पर वाहन कहते हैं, वाहन बल्कि सेबाइन का दो हमने एक बता दिया। ऑक्सफोर्ड कहते हैं, अब तक जितनी भी पुस्तकें लिखी गईं उसमें लेवियाथन सबसे महान ग्रंथ है। तो बस यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं, और कोई स्टेटमेंट होगा तो कल हम लिख करके तब लाभ की शुरुआत करेंगे।
धन्यवाद।